गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स। ये क्या है, हमारा यूजीसी नेट के सिलेबस की सेकंड यूनिट है, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसका लेक्चर 1 है। हम ऐसे ही लेक्चर सीरीज में, कॉमर्स सीरीज में बाकी के लेक्चर्स में सारे कंसेप्ट जो हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एंड जेआरएफ। लेट्स स्टार्ट विद द कमिंग स्लाइड्स। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग जो है टू सेपरेट बट कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस एक्टिविटीज है, जिसमें हम बिजनेस की डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग। जब हम उन्हीं पीरियड अकाउंट्स की पीरियोडिक स्टेटमेंट्स बनाते हैं ताकि हम किसी भी बिजनेस की, फर्म की या कंसर्न की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं, और उसे ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग का जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो उसके अकाउंट्स होते हैं, वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। उसके ही बेसिस के ऊपर जो है हम आगे की बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के जो है वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। लाइक P&L हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, बैलेंस शीट होगी। ठीक है, द टर्म अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की, किसी भी ट्रांजेक्शन्स की, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की एनालिसिस करना, उसको क्लासिफाई करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, देन चेक करना कि वो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसका बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द, सबसे पहले डाटा को रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासिफाई एंड समराइज करना, देन जो इंफॉर्मेशन उससे गेट करी है वो अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करना। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर लिस्टेड बिलो। हम अकाउंटिंग रूल्स को यूज करते हैं, कोई भी फर्म जो है वो अकाउंटिंग रूल्स को यूज करती है ताकि वो बिजनेस इवेंट्स को स्टडी कर पाए। ठीक है, उसके बाद एक क्रिटिकल मीन्स मिल जाता है ताकि हम जो जो भी हमारी क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स है, एक उसको एनालिटिकल अप्रोच से स्टडी कर पाए। अप्लाई न्यूमेरिकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग, यूज अकाउंटिंग टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन अकाउंटिंग। अब क्या है हमारे पास? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, अगर अकाउंटिंग में जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो पीरियोडिक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, देन उसको इंटरप्रेट करते हैं, और एंड में जो है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है, जो यूजर्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उनको कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग टू वेरियस इंफॉर्मेशन यूजर। एज यू नो, हमारे बिजनेस में बहुत सारे जो ओनर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जो हमारी कंपनी के जो हमारी बिजनेस में है इंटरेस्टेड होती हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होती हैं। तो इसमें कुछ इंटरनल यूजर्स हैं और कुछ इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल हैं, कुछ इंटरनल यूजर्स हैं। इंटरनल यूजर्स में हमारे पास है ओनर्स। ओनर्स कौन होते हैं? एज यू नो, ओनर्स जिनका पैसा जो है हमारे बिजनेस में लगा होता है, दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। बेसिकली शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। एज यू नो, जो हमारी बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो बिजनेस में ओनर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है वो डिफरेंट हैंड्स में होती है। ओनर्स आर दोज पर्सन हु आर just going to invest the money in your business, okay, and the management जो है, जो कंपनी को मैनेज करेगी, so it is the responsibility of the management कि वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस के ओनर्स के सामने प्रेजेंट करे। सेकंड, जो इंटरनल यूजर्स है हमारी कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, वो आते हैं हमारे एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस का पार्ट होते हैं, ये बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली इनको इन रिटर्न में क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, इसलिए वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिटेबल में, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होते हैं। अनदर यूजर्स आर एक्सटर्नल यूजर्स। दीज आर द पार्टीज विच आर एक्सटर्नली रिलेटेड टू द बिजनेस। द फर्स्ट वन इज बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करना होता है बिजनेस को। ऑब्वियसली दे वांट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। किसी भी बैंक, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को लोन प्रोवाइड करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है, देन उसके बाद ही कंपनी को कोई भी बैंक या इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ द बिजनेस, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। बिफोर इन्वेस्टिंग, अगर आप भी एज एन इन्वेस्टर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप उस बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को स्टडी करोगे। या वो प्रोस्पेक्टिव बायर जो हमारे बिजनेस को फ्यूचर में परचेज करने वाले हैं, तो उनके लिए भी मेन जो है, उनके पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ कंसर्न की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
जिसको एनालाइज करके वो बिजनेस की जो है वैल्यूएशन को डिसाइड करते हैं, देन उस वैल्यूएशन पर बिजनेस के परचेज करने के डिसीजन लेते हैं। गवर्नमेंट का क्या मोटिव है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के पीछे? गवर्नमेंट का वन एंड मेजर मोटिव ये है टैक्स, ठीक है। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है कोई भी, तो वो अपना प्रॉपर टैक्सेस जो है वो पे कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट। देन है कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। कस्टमर क्या चाहते हैं, जो भी उनको प्रोडक्ट सप्लाई हो, ठीक है, दे आर द ऑब्वियसली उनकी मनी जो है वहां पे इन्वेस्टेड है, जो भी प्रोडक्ट हो उनको क्वालिटी प्रोडक्ट एंड मिनिमम प्राइसेस पे जो है वो प्रोवाइड हो। एज वेल एज जो बिजनेस है वो जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे, सोसाइटी से। आई नो दैट बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, बट व्हाट द कस्टमर वांट कि बिजनेस किसी भी वे से जो है वो एनवायरमेंट को हार्म ना करे, सोसाइटी को हार्म ना करे। एंड सप्लायर्स भी इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं। सप्लायर्स क्या होते हैं, उन्होंने क्रेडिट पे रॉ मटेरियल या एनी अदर जो मटेरियल है वो सप्लाई करा होता है बिजनेस को। ऑब्वियसली क्रेडिट पे है तो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में वो इंटरेस्टेड होंगे। क्यों? उनको भी तो क्रेडिट की जो अमाउंट रिसीव तभी होगी अगर बिजनेस जो है वो फाइनेंशियली साउंड होगा। बिजनेस के कंपेटिटर्स का काम ही यही है कि बिजनेस जितना साउंड है उसके कंपैरिजन में कंपेटिटिवनेस को बीट करने के लिए एक स्ट्रेटेजीज लेके आना, ठीक है। इसलिए वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि ये बिजनेस कैसा जा रहा है, लॉस मेकिंग जा रहा है या प्रॉफिट मेकिंग जा रहा है, क्या इस बिजनेस की स्ट्रेंथ्स है, क्या इनकी वीकनेसेस हैं। फिर जनरल पब्लिक, ऑब्वियसली जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए जो जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट को, उसके वेलफेयर को हार्म करे। और फ्यूचर पार्टनर वो फर्म जो बिजनेस को ज्वाइन करने वाली है फ्यूचर में, ठीक है, वेदर थ्रू एक्विजिशन थ्रू अमलगमेशन इन एनी फॉर्म, ठीक है, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड पार्टीज। पहले वो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, देन वो जाकर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब क्या है, अकाउंटेंसी में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप करे गए हैं, विच आर एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन। उसके बाद जो ये रूल्स है इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। कई लोग इसको प्रिंसिपल्स बोलते हैं, कई कन्वेंशंस बोलते हैं, कई लोग पोस्टुलेट्स बोलते हैं, कोई अजम्पशंस बोलते हैं, कोई मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। जो ये प्रिंसिपल टर्म है ये AICPA ने डिफाइन करी थी। इसका मतलब होता है एक लॉ या कोई भी रूल, और जो लोगों को गाइड करने में कि कैसे उन्होंने किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट करना है या प्रैक्टिस करना है। और जनरली का मतलब होता है जनरल मैनर में जो रूल्स। सो अकाउंट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, वो रूल्स और वो गाइडलाइंस जो कि जनरली बिजनेस में फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए प्रिपेयर अडॉप्ट करी जाती हैं। सो प्रिंसिपल्स को हम कंसेप्ट भी बोलते हैं, कन्वेंशंस भी बोलते हैं। बेसिकली कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, कुछ अजम्पशंस जिसके बेसिस पे हम जो है अकाउंटिंग प्रैक्टिस या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कन्वेंशन का मतलब होता है कस्टम्स और ट्रेडिशन, जो कि हमें गाइड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करी जाएंगी। अगर हम प्रैक्टिकेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो प्रिंसिपल्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल है, ये अजम्पशंस है, ये सभी जो टर्म है ये इंटरचेंजेबली ही यूज करी जाती है। इसीलिए हम इसको बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट हमारे पास 10 बिजनेस और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, जिसे हम कंसेप्ट्स भी बोलते हैं, प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, एंड 4 कन्वेंशंस आर देयर। फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये मानता है, ये ज्यूम करता है, जो बिजनेस है ये एक सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी है फ्रॉम इट्स ऑनर्स, ठीक है। ऑनर्स और बिजनेस दोनों ही जो है वो दो सेपरेट एंटिटीज हैं। जो बिजनेस है उसका अपना नेम है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ओनर्स जो है वो अपने नेम पर जो है वो काम कर सकता है। अब इसका मतलब क्या, अगर कोई मनी ओनर जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली इट इज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस कि वो ओनर को वो मनी जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। इट डजंट मीन कि अगर वो ओनर का बिजनेस, तो अगर उसने इन्वेस्ट करी वो लाइबिलिटी नहीं बनती बिजनेस की। ओनर ने एज एन कैपिटल इन्वेस्ट करी है। एट द एंड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होगी, वो बिजनेस को, ओनर को वो मनी जो है वो रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिपेंड करता है किस फॉर्म में जो है ओनर मनी लेकर आता है बिजनेस में। सिमिलरली अगर ओनर कोई भी कैश या गुड्स बिजनेस में से निकालता है तो वो उस पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है और उसे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन ड्रॉइंग ट्रीट करा जाता है, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजर कंसेप्ट ये शो करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी कोई भी हैपनिंग्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, जब तक कि उसकी वैल्यू जो है, कोई भी इनकम रिसीव हो रही है, कोई भी गुड्स को हम सेल कर रहे हैं, अगर वो मनीटरी टर्म्स में है तो ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई फर्नीचर सेल करा है 10,000 का, कोई
एसेट सेल करा है 20,000 का, इसको हम ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय की सिंसियरिटी है, कोई लॉयल्टी है, ठीक है, ये नॉन मॉनेटरी टर्म्स है, इन टर्म्स को, इन ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस में ट्रीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मेरे पास 10 एकड़ लैंड है, बिजनेस के पास 10 एकड़ लैंड है, ठीक है, उस लैंड की जो अमाउंट है वो कितने का है, 10 लाख का है, 50 लाख का है, वो रिकॉर्ड होगी। 10 एकड़ लैंड, ये सब चीजें नहीं रिकॉर्ड हो सकती, ठीक है। सो जो भी मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजेक्शन है वही रिकॉर्ड हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कोई भी बिजनेस के साथ अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है। हम ये मानते हैं कि फ्यूचर में वो बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होगा, तो इसीलिए हम जो बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करते हैं। अगर कोई भी एसेट्स मान लो बिजनेस में आते हैं 10 ईयर्स के लिए हम उसको परचेज करते हैं, तो इसी बेसिस पे करते हैं कि बिजनेस, हम यही अज्यूम करते हैं कि बिजनेस आगे फ्यूचर में 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए हमारा जो बिजनेस है वो हमारा कंटिन्यू होगा। इसी assumption के बेसिस में हम जो है वैल्यू ऑफ एसेट जो बैलेंस शीट में शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की प्रेजेंट करनी होती है। बिजनेस ने एक ईयर में उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड में कितना उसने प्रॉफिट अर्न करे हैं, कितने उसने लॉसेज इंकर करे हैं, कितने बिजनेस के पास एसेट्स हैं, कितने बिजनेस के पास लाइबिलिटी है। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड बिजनेस को वो इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करनी होती है। जनरली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है और इस इंटरवल ऑफ टाइम को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। हमारे पास है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है जो भी एसेट्स बिजनेस परचेज करता है उसको उसके परचेज प्राइस में प्लस उसकी जितनी भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो सभी एसेट्स के जो भी वो कॉस्ट को ऐड करके जो टोटल प्राइस आता है उस प्राइस पे जो है उसने अपनी बैलेंस शीट में वो जो अमाउंट शो करनी है, ठीक है। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि हमें मार्केट वैल्यू पे एसेट्स को शो नहीं करना है। मार्केट वैल्यू पे एसेट्स को शो इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो बिजनेस के टाइम टू टाइम मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है, ठीक है, बट जिस टाइम पे वो जो हमने एसेट को परचेज करा था एट दैट टाइम उस एसेट की वैल्यू क्या थी, उस एसेट की जो वैल्यू थी दैट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस था जब वो हमने एसेट को परचेज करा था उस वैल्यू पे जो है एसेट को बैलेंस शीट में शो करना है। इससे की जो कंपैरिजन है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ जो है वो फ्रूटफुल हो सके और एक कंसर्न का दूसरे कंसर्न के साथ जो कंपैरिजन है वो भी फ्रूटफुल हो सके। उसके बाद है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें क्या बताता है, ये भी वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल है, ये फाउंडेशन प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। इसका क्या मतलब होता है कि इट इज द रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू द बुक। इसने टू फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होगी वो दो जगह रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें क्या शो करती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन जो है बिजनेस में कैश लेके आया, ऑनर जो है बिजनेस में कैश लेके आया 5 लाख का, दैट मीन्स यहाँ पे शो होगा कैश, हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो एसेट्स मतलब कैश हमारा बड़ा कितने से, जितने की वो कैपिटल लेके आया, दूसरी साइड हमारी क्या बनी, कैपिटल बनी, दो जगह एंट्री पड़ेगी। फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें ये शो करता है, हमारी पूरी की पूरी अकाउंटेंसी इस कंसेप्ट के टू वर्ड्स रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट है हमारे पास रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है ये हमें ये बोलता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को तब हमने रिकॉर्ड करना है जब हमें वो रेवेन्यू जो है वो रियलाइज हुआ है, ठीक है। इससे हमें दो चीजें माइंड में आती है। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू वो ग्रोस इनफ्लो होता है कैश का। जब भी कोई फर्म कोई गुड्स को सेल करती है या कोई फर्म कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, उससे जो भी रेवेन्यू अर्न होता है, ग्रोस फ्लो होता है, वो हमारा रेवेन्यू में अंडर कंसिडर होता है। या कोई फर्म को ठीक है कहीं पे रिसोर्सेज एम्प्लॉय करे हैं उससे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है या डिविडेंड्स मिल रहे हैं, वो भी किसी फर्म का रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जब एक्चुअल में लीगल राइट है हमारे पास उसको रिसीव करने का, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम जब गुड्स सेल करी गई थी, ठीक है, जब एक्चुअल में सर्विस रेंडर करी गई थी तभी हमें रेवेन्यू अर्न कर लिया था। डजेंट मैटर कि हमें कैश कब मिला। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को हमने गुड सेल करी बट हमें उसकी जो एक्चुअल प्राइस है 1 मई को मिली, बट हमने जो रेवेन्यू अर्न कर लिया था वो 1 अप्रैल को कर लिया था क्योंकि एट दैट टाइम हमने गुड्स जो है वो सेल कर दी थी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट।
मैचिंग कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि जो भी एक्सपेंसेस अकाउंटिंग पीरियड में इंकर हो रहे हैं वो हमारे जो है रेवेन्यूज जो उस पीरियड में हमें अर्न हो रहे हैं उससे मैच होने चाहिए। मतलब कि कंपनी के पास इतने सफिशिएंट रेवेन्यूज होने चाहिए कि वो अपने एक्सपेंसेस को बीट कर पाए। ठीक है, इट फॉलोज दैट जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं या जो भी रेवेन्यू अर्न करा है उस पीरियड में या जो हमने एक्सपेंसेस करे उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में होने चाहिए। एज इट इज ऑलरेडी स्टेटेड दैट जो रेवेन्यू हम तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमारी सेल हमने कर दी है या हमने सर्विस को रेंडर कर दी है, रेदर दैट जब हमने कैश रिसीव करा है। मैंने पहले भी बोला अगर 1 अप्रैल को सेल हुई तो 1 अप्रैल को ही हमारा जो रेवेन्यू है वो रियलाइज हो चुका है। इट डजेंट मैटर कि हमें जो कैश है वो 1 मई को मिल रहा है। सिमिलर वेज में से एक्सपेंस भी तभी रिकॉग्नाइज करा जाएगा जब हमने वो जैसे कि expense is recognized not when cash is paid but an asset and service has been used to generate the revenue। जब हमने वो एसेट परचेज कर लिया और उसको यूटिलाइज भी कर लिया रेवेन्यू अर्न करने के लिए तभी वो एक्सपेंस जो है वो हमारा माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट हमें ये बोलता है अगर कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो है कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड होनी चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ द अकाउंटेंट। इसीलिए जो हमारे जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो ट्रांजेक्शन इज वेरीफाइड बाय द डॉक्यूमेंट्स और द वाउचर्स ऑफ दैट ट्रांजेक्शंस। ओके, अगर आपने 10,000 की सेल करी है, गुड्स आपकी स्टॉक क्लियर हुआ है तो आपके पास उसका वाउचर होना चाहिए या कुछ अगर परचेज करा है उसका भी वाउचर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? अब ये अक्रूवल बेसिस ऑफ कंसेप्ट है। ये हमें कहता है कि इनकम तब रिकॉर्ड करनी है उस पीरियड में जिस पीरियड की वो इनकम है जिस पीरियड में वो अर्न करी गई थी। अक्रूवल इनकम क्या होती है? आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है? जिसे हम फ्यूचर में अर्न करेंगे। ठीक है, तो अक्रूड इनकम जैसे कि इस साल इस ईयर 2012 की इनकम थी। ठीक है, हमने 2012 में वो इनकम अर्न कर ली थी, मैंने अभी सेल्स कर दी थी। ठीक है, तो इन दैट केस में बट उसका रेवेन्यू जो है मेरे को फ्यूचर में मतलब 2013 में मेरे को मिलने वाला है। तो मैं जो अपने ट्रांजेक्शन है अक्रूवल इनकम को कहाँ पर शो करूंगी? जब वो अराइज हुई है, रेदर देन जब वो रिसीव हुई है तब नहीं शो करना। 2012 में मेरी अराइज होगी थी, 2012 में ही मैं उसको जो है अपने अकाउंट्स में शो कर दूंगी। इट इज माई अक्रूड इनकम। ठीक है, सिमिलर केस में प्रीपेड इनकम, अगर हमने किसी चीज के लिए पहले ही पे कर दिया है, पहले ही किसी चीज के लिए पहले ही हमें किसी काम के लिए इनकम रिसीव हो चुकी है। ठीक है, तो हमने उसको अभी हमने वो सर्विस को रेंडर नहीं करा है, हमें प्रीपेड इनकम हुई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई है। जब हम अपनी सर्विस को परफॉर्म करेंगे तब जाके हम वो है अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या शो करती हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब होता है वो कॉमन प्रैक्टिसेस जो कि जनरली फॉलो करी जाती हैं किसी भी अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक एन कस्टम और ट्रेडिशन जो पर्टिकुलर सोसाइटी में फॉलो करे जाते हैं। अब हमारे पास कौन कौन सी कन्वेंशन है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जा रही है ईयर बाय ईयर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेम प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तभी एक मीनिंगफुल कंक्लूजन जो है किसी भी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो कंसर्न है ये फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है। अगर हमें किसी भी फर्म का इंटर फर्म कंपैरिजन करना है या इंटर फर्म कंपैरिजन करना है, इट इज नेसेसरी दैट कि वो फर्म की जो पॉलिसीज हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है वो सेम हो, कंसिस्टेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी फर्म ने एक ईयर में अपने जो है एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो ओवर द पीरियड अगर वो स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करे दैट मीन्स वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है अपने अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करने में। ठीक है, कंसिस्टेंसी से एक बेनिफिट ये होता है कि हम इजिली कंपैरिजन कर सकते हैं ओवर द ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का विद इन द फर्म भी और आउटसाइड द फर्म भी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब ये होता है वो ट्रांजेक्शन्स जो हमारी कंसर्न के लिए मीनिंगफुल होती है, ऐसे मटेरियल फैक्ट्स को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। ठीक है,
अब ये मटेरियल ट्रांजेक्शन होती क्या है? मटेरियल फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जिसे भी किसी भी जो है हमारे यूजर का जो भी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर रहा है उसका डिसीजन बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, बिजनेस में कितने लाइबिलिटीज हैं, ये सभी चीजें रिपोर्ट करना, हमारे बिजनेस के कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉसेज हैं, ये सभी फैक्ट्स को रिपोर्ट करना इट इज नेसेसरी। बट हमारे बिजनेस के जो पिटी डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, पिटी एक्सपेंसेस हो रही है, ऐसे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना या ऐसी डिसीजंस को रिकॉर्ड करना इट इज यूजफुल, बट इट इज नॉट दैट मच नेसेसरी कि जितना नेसेसरी मटेरियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना और प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ये कन्वेंशन, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रॉफिट्स को हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, बट हमें जो लॉसेस है उसके लिए प्रॉपर एंटिसिपेशन करनी पड़ेगी और उसके लिए प्रॉपर प्रोविजंस बनानी पड़ेंगी। प्रॉफिट्स हम तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कि वो प्रॉफिट्स हमारी बिजनेस कंसर्न को अर्न ना हो जाए। बट अगर हमारी बिजनेस कंसर्न को लगता है कि हमें फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन मेंटेन करना नेसेसरी है बिजनेस एंटिटी के लिए। ठीक है, अगर कोई भी लॉसेस होने वाले हैं, जैसे कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं या प्रोविजन फॉर लॉसेस बनाते हैं, वो इसी की एंटिसिपेशन होती है, इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट की कोई एंटिसिपेशन नहीं होती, बट लॉसेस की एंटिसिपेशन अगर हमें थोड़ी सी भी है तो उसके लिए प्रोविजन बनाना नेसेसरी है। उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर जो है, जो भी इन्वेस्टर्स है, लेंडर्स एंड सप्लायर्स है, इन सभी ने वेरियस डिसीजन लेने होते हैं, चाहे उन्होंने लोन प्रोवाइड करना है, चाहे उन्होंने बिजनेस से पैसा लेना है या बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो ये सभी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। ठीक है, सो हमें प्रॉपरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट करनी चाहिए टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, क्योंकि उनके जो है, हमने पहले भी पढ़ा, मटेरियलिटी होनी चाहिए, मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए। क्योंकि फुली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल हमारे यूजर्स हैं उन्होंने डिसीजन लेने हैं, और अगर कुछ भी पार्ट इस इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड नहीं करा गया बाय द बिजनेस एंटिटी, जो उनकी डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, मान लो किसने लोन देना है या इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो रॉन्ग हो जाएगी। सो बिजनेस को ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत सारे कंपनीज एक्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे कंपनीज एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट भी ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे और इंडियन लॉज भी हैं जो ये प्रोविजन को प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसी भी पार्टी को कोई भी हार्म ना हो। ठीक है, हमारा यूजीसी के सिलेबस के यूनिट सेकंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आपको पता है इसमें 10 यूनिट्स हैं, और 10 यूनिट की में जो एक एक यूनिट है उसके आगे आगे 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हमने इस वीडियो में सिर्फ पार्ट 1 कवर करा है, दैट इज द बेसिक अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, पोस्टुलेट्स एंड अजम्पशंस ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमें कमिंग लेक्चर्स में जो है सारी जो ये अकाउंटिंग यूनिट है, ऑडिटिंग यूनिट है, ये हम सारी कवर करेंगे। फॉर दैट वीडियो स्टे ट्यून टू माय चैनल। Till now, thank you from my side. Keep watching, keep learning, and subscribe my YouTube channel for more videos.